राज्यसभा के सभापति के सामने शपथ ग्रहण कर लिया है और नीतीश कुमार के विदाई के समय तरह तरह के कयास लग रहे थे। नीतीश कुमार ने सबसे पहले ये कहा कि बिहार में शिक्षकों की बहाली 5 लाख से अधिक हो चुकी है। उन्होंने हर ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय के लिए काम करना शुरू किया है कि लोग प्राइवेट डॉक्टर के मुकाबले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगे हैं और अनुपात जितना बुरा था वह सुधरा है। नागरिक जीवन में एक्सीडेंट से मौत जबकि 4 लेन हो जाएगा और अपने अपने लेन पर लोग चलेंगे तो मौत की संख्या घटी नहीं। पूंजी का प्रवाह पश्चिम के एक राज्य गुजरात और सिर्फ गुजरात में हो रहा है। ममता बनर्जी प्रत्येक महिला को प्रति महीने 1,500 दे रही थी, तो ये 3,000 रुपया देंगे। बिहार में मैट्रिक पास करके ज्यादातर लोग निरक्षर रूप में निकल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का ये संतरास है कि बिजली बिल मुफ्त है और लोग अपना अपना मीटर लगाना चाहते हैं और मीटर लगाने की फाइल लंबित है। भ्रष्टाचार के क्षेत्र में नीतीश के शासन का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि लाठी भी चमकती रहे और सांप भी जिंदा रहे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा था उन लोगों के शासन में आ जाने के बाद भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियदर्शी। बहुत दिनों के बाद मैं बिहार और बिहार के सरकार के संदर्भ में आपके बीच कुछ बातें रख रहा हूँ। पिछले दिनों राजनीति बहुत केंद्र में थी और सिर्फ राजनीति, ज़्यादातर दोनों पक्ष एक जैसा ही होता है, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी, राजनीतिक अर्थशास्त्र पर समीक्षा करने से कहीं कोई आगे बढ़ने या पीछे झांकने का एक बढ़िया स्केल मिलता है। नीतीश कुमार अब 15 तारीख को मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह के होने की संभावना है और इसके गांधी मैदान में होने की संभावना है। 14 और 15 अप्रैल को गांधी मैदान इस कार्यक्रम के लिए रिजर्व रखा गया है। नीतीश कुमार ने जाकर के राज्यसभा में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति के सामने शपथ ग्रहण कर लिया है और नीतीश कुमार के विदाई के समय तरह तरह के कयास लग रहे थे। इस बीच नीतीश कुमार ने जो मौका मिला, मतलब राज्यसभा में जीतने, नॉमिनेशन भरने और जीतने के बाद और विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा में शपथ लेने के पहले तक जो मौका मिला, इस बीच उन्होंने समृद्धि यात्रा करके यात्रा की। उसमें वो काफ़ी बोलते थे, स्क्रिप्ट लिखा हुआ ही बोलते थे, पहले की तरह एक्सटेम्पोर नहीं बोलते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मानक रखे, उन पर ध्यान देना की जरूरत है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले ये कहा कि बिहार में शिक्षकों की बहाली 5 लाख से अधिक हो चुकी है और 75,000 और बहालियां हो जाएंगी। कुल 6 लाख शिक्षक नीतीश के 20 वर्ष के रिजीम में बहाल हुए। पहले वे कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक थे, अब एक एक करके वे बीपीएससी की परीक्षा पास करके शिक्षक हैं और शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या में बिहार में बहाली हुई है। तो इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कुल मिला जुला करके 10 लाख नौकरियां उन्होंने दी है। उसके आंकड़े बहुत विश्वसनीय ढंग से नहीं बताए जाते हैं, लेकिन नौकरियां दी गई। जैसे पुलिस में बड़े पैमाने पर बहाली हुई और नौकरियों में एक और बात हुई कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया और इस तरह बिहार में कुछ नई हलचल दिखलाई पड़ी नौकरियों के क्षेत्र में। बहुत सारे मैंने काम के जगहों पर जाने आने वाले समय में, बसों में इत्यादि में हलचल और काफ़ी ज़्यादा हलचल पहले के मुकाबले दिखाई देने लगी। ठीक है, नीतीश कुमार ने सड़क के बारे में ऊंचे स्केल रखे। 6,000 किलोमीटर सड़क था बिहार में जब नीतीश शासन में आए थे, उसका कई गुना विकास हुआ और विकास होते चला जा रहा है और यह बहुत हद तक वास्तविक है। ठीक है, यह काम हुआ। इसके साथ साथ एक और बात है कि क्लेम किया नीतीश ने कि स्कूली और
शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया करने के लिए उन्होंने हर ब्लॉक में एक आदर्श विद्यालय के लिए काम करना शुरू किया है। काम शुरू हो गया है। बिहार में हर ब्लॉक के स्तर पर बेहतरीन हाई स्कूल आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किए जाएंगे, ये नीतीश कुमार ने दावा किया। इन सब की हमको समीक्षा करनी होगी। हेल्थ सेक्टर में एक आंकड़ा नीतीश कुमार ने अभी बक्सर में, जब वो समृद्धि यात्रा के दरमियान जा रहे थे, तो ये बताया कि प्रतिदिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, पीएचसी में, उनकी संख्या बिहार में 532-33 है। जितना प्रखंड है उस हिसाब से है। पीएचसी में प्रत्येक हॉस्पिटल में महीने में 11,600 लोग इलाज करने के लिए आए औसतन। तो यह पहले से बहुत फर्क लाने वाला आंकड़ा है। वहाँ पीएचसी में भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, फर्क लाने वाला दायरा है। इसके साथ साथ सदर अस्पतालों को उन्नत बनाया गया। इसके साथ एक दावा उन्होंने किया कि जहां पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जहां अन्य जगहों के मेडिकल कॉलेज या रेफरल हॉस्पिटल से रेफर हुए बगैर भी पेशेंट लगातार आते थे, और जहां का स्ट्रक्चर कितना भी विवादास्पद हो, लोगों को इलाज मिलता था, तो वहां बेड की संख्या मात्र 250 थी। बल्कि बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जहां शायद 80% डॉक्टर और प्रोफेसर एब्सेंट रहते हैं और हफ्ता में एक दिन आते हैं और लौट जाते हैं, उस जगह भी 500 बेड था। उसमें नए बेड जो बनते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड के साथ बनते हैं, और यही अपेक्षा रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन हवा से लेकर के साफ करके मशीन द्वारा फिल्टर करके और ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, तो ये काम कोरोना के बाद से शुरू हुआ था। 500 थे। पीएमसीएच में बहुत ही नगण्य संख्या थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बताया कि 3000 तक बेड बन गए हैं और यहाँ 5400 बेड बनाया जाएगा, और इस तरह 2500 बेड अभी और बनना है। और इसके साथ साथ बिहार में अनेक मेडिकल कॉलेज का खुलना इत्यादि, इन सब के आधार पर सरकार के यहाँ लोगों का जाना बढ़ गया है। व्यवहार में भी नीचे से सामान्य सर्वेक्षण करने पर पता चलता है कि लोग प्राइवेट डॉक्टर के मुकाबले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने लगे हैं, और अनुपात जितना बुरा था वह सुधरा है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को न केवल कुछ इलाज मिलता है बल्कि दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो ये एक नई बात होने लगी थी। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये सब बातें की, और इसके बाद क्या हम यह कह सकते हैं कि नीतीश ने बिहार को गोल्डन ईरा में पहुंचा दिया? गोल्डन ईरा में नहीं पहुंचाया। बिहार का जितना विकास हुआ, विकसित जो पहले से राज्य थे उनका और अधिक विकास हुआ, और बिहार अभी भी निचले पायदान पर है। लेकिन यह निचला पायदान पुराने पीटिएबल दयनीय स्थिति के बदल जाने के साथ, ठीक है, तो इसमें वो पुरानी स्थिति के बारे में राजनीतिक थोथेबाजी के तौर पर बात नहीं कही जा सकती है। इसके बाद यह भी है कि लेकिन इन सब में मूल्यांकन की गुंजाइश है, बहुत अधिक मूल्यांकन की गुंजाइश है। इलाज के लिए डॉक्टर जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह करके प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहें, फरार रहें। इसी तरह से आप देखेंगे कि एक कौआकोल में रेफरल हॉस्पिटल है। कौआकोल जो है नवादा जिले में है। तो कौआकोल का रेफरल हॉस्पिटल में डॉक्टर की पोस्टिंग है, और वहाँ पोस्टिंग लेकर के दूसरी जगह डिप्टेशन पर रहते हैं, क्योंकि वो कैंपस ही वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा कब्जे में है और हॉस्पिटल का कब्जा नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से जितना कुछ हो रहा है, जितने कुछ दावे, जैसे जितने पुल पुलिया बने हैं, उसके मुकाबले नागरिक जीवन में एक्सीडेंट से मौत, जबकि 4 लेन हो जाएगा और अपने अपने लेन पर लोग चलेंगे, तो मौत की संख्या घटी नहीं है। इसके बाद अपराध के क्षेत्र में पुलिस की संख्या 112 नाम के पेट्रोलिंग गाड़ी की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन समाज में जद्दोजहद है, संत्रास है, और उसमें से अपराध की घटनाएं भी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। तो यहाँ जो पुलिस का गवर्नेंस और पुलिस को दिया गया टास्क शराबबंदी, और एक और टास्क नदी से शिल्ट की चोरी करना, यानी कि बालू माफिया, इन सब में रह करके पुलिस वाले लोग
सामान्य जनजीवन में सुरक्षा की गारंटी नहीं करते हैं, या अगर कहें कि पहले से कानून व्यवस्था को सुधारने में पुलिस लगी हुई है, तब भी कोई एक ऑप्टिमम लेवल, संतोषजनक स्तर तक पहुंचा नहीं गया है। नीतीश कुमार कई तरह की बातें करते हैं, किसानों के लिए बातें करते हैं, उन्नत शिक्षा की बातें करते हैं, एक बात नहीं करते हैं, और वह अब रिव्यू करने की बात है। नीतीश कुमार जाएंगे तो अभी आज ही विमर्श न्यूज का एक प्रोग्राम मैंने देखा है, जिसमें थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से पुश कर दिए गए, किस तरह उनको नियंत्रित किया जाता था। भाई, नीतीश कुमार को हटा दिया गया या ममता बनर्जी को हटा दिया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, या बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक को रिप्लेस कर दिया गया, बीजेपी ने कमान संभाल ली, उसमें रणनीति ज्यादा काम आई, लोकप्रियता कम आई, और इस तरह से नीतीश कुमार के शासन में हट करके अब बीजेपी का शासन होगा। इसी समय ये रिव्यू हम कर रहे हैं। बीजेपी ऊंची घोषणाओं के साथ आएगी, जैसे कि अभी इस बार तो इनको अलग से कुछ घोषणा नहीं करनी, जैसे कि पश्चिम बंगाल में बहुत कुछ सरकार जो पहले नहीं देती थी दे रही है, और बहुत कुछ बुरा इस सरकार के और पार्टी के द्वारा हो रहा है। दोनों बातें हो रही। इसमें घोषणा क्या है कि ममता बनर्जी प्रत्येक महिला को प्रति महीने 1,500 दे रही थी, तो ये 3,000 रुपया देंगे। इसके बाद बेरोजगारों को तरह तरह की बेरोजगारों के लिए घोषणा की गई है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर देंगे, सभी रिक्तियों को, जो सरकारी रिक्तियां हैं, भर दी जाएंगी। इसके तहत कानून का राज बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए सुरक्षा होगी, इसके साथ अन्य बहुत सारी बातें। ये सब बिना विवाद वाली बातें हैं, क्योंकि आज के जमाने में ये अर्थशास्त्रियों का एक टीम दुनिया के विषमता और विसंगति के बारे में कहता था कि डायरेक्ट बेनिफिट टू द कंज्यूमर, डायरेक्ट बेनिफिट टू द पीपल, गरीब जनता को, तो डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में ये सब चीज देना शुरू हुआ है, और इधर की सरकारों ने इसको कर भी दिखाया है। झारखंड की सरकार दोबारा बनी हेमंत सोरेन की, क्योंकि वो महिलाओं के लिए मतलब घोषणाएं कर रहे थे। नीतीश कुमार की सरकार दोबारा बनी, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को, उनके महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपया भेज दिया गया था। और अब अभी जो 18 लाख और लोगों को, महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से 2 करोड़ से अधिक लोग जो हैं अब 10,000 रुपया प्राप्त कर चुके होंगे। तो ये जो एक सुझाव था अर्थशास्त्रियों का भी, उनके हिसाब से ये सब चीज चल रहा है। लेकिन ये सब चीज चल रहा है तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस है, इसका मतलब है कि पावर है, और पावर करप्ट करता है, और एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट करता है। नीतीश कुमार के शासनकाल में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को मजबूती दी थी, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा था, उन लोगों के शासन में आ जाने के बाद भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में 74 आंदोलन हुआ था, 13 मांग पत्र पर वो आंदोलन चला था, 4 सूत्री बातें थी, उसमें डेमोक्रेटिक वातावरण बनाना नीतीश कुमार की सरकार का इसमें कंट्रीब्यूशन नील है। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार समाप्त करना नीतीश कुमार का कंट्रीब्यूशन निगेटिव है। उल्टी दिशा में भ्रष्टाचार की गंगोत्री तेजी से बढ़ रही है, इतना तेजी से बढ़ रही है कि आप प्रखंड और अंचल के स्तर पर, उसके नीचे ये कर्मचारियों के स्तर पर, डीसीएलआर के स्तर पर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्तर पर संतरास के अलावे लोगों को और कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि जमीन लोग खरीद रहे हैं और उस जमीन का म्यूटेशन कराना, पहले घूस घास मिला करके 2,500 और 3,000 रुपया प्रति म्यूटेशन का दर था, अभी हजारों हजार, 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया म्यूटेशन का है। अब इसमें इधर के दिनों में विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश की, बहुत धूम धड़ाका किया, और चैलेंज देते हुए यहाँ के अंचलाधिकारी हड़ताल पर चले गए। उनको सजा दी जाएगी, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकी, और इसके बाद सरकार चुपचाप बैठ जाएगी, वही भ्रष्टाचार का रिजीम चलेगा, उनके खिलाफ कुछ खास नहीं किया जा सकेगा।
भ्रष्टाचार के क्षेत्र में और बात करेंगे कि हर लेवल पर किसी काम को कराने के लिए जो पैसा है, करप्शन है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया गया है और ब्यूरोक्रेसी जिस क्षेत्र में मजबूत हुई है, यहाँ तक कि चुनाव सुधार जो बढ़िया से सेशन के समय हुआ था, आगे भी चलता रहा बहुत हद तक। इससे ब्यूरोक्रेसी की जो ताकत बनी राजनीतिक प्रक्रियाओं पर, उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ही करप्शन आया। अभी ज्ञानेश कुमार जिस तरह से खुलेआम अट्टहास करते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस मौकरी और मजाक के विषय बन जाते हैं। जो पॉलिटिकल डेलीगेशन के साथ मीटिंग में हास्यास्पद बन जाते हैं, जो गेट लॉस्ट जैसी, बाहर निकल जाओ जैसी बातें करते हैं, ये एक ब्यूरोक्रेसी के मजबूती का लक्षण है। तो ब्यूरोक्रेसी मजबूत हुई, उससे भ्रष्टाचार बढ़ा। बहालियों की प्रक्रियाओं में, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार जब बढ़ गया तो एक पूरा रैकेट तैयार हो गया। तो हर एग्जामिनेशन को करप्ट करने वाला एक ऊपर से नीचे तक रैंक एंड फाइल के हो जाने की वजह से एक इम्पॉसिबल गवर्नेंस की दिशा में हम चले गए। हम लोगों ने जो तरक्की की, वह तरक्की निचली पायदान तक बहुत कम पहुंची। उसका एक उदाहरण है जाति जनगणना के समय कि 94 या 96 लाख परिवार, यानी कि उनसे 5 या 6 गुना संख्या में लोग, यानी कि 5 करोड़ या उससे अधिक जनसंख्या, वह पूरा परिवार 6,000 रुपया प्रति महीने की आमदनी से कम पर अपना गुजर बसर करता है। तो ये भ्रष्टाचार की वजह से नीचे तक डेवलपमेंट हुआ नहीं, निर्माण काम हुए और सिविल इंजीनियर्स की बहाली नहीं हुई। जबकि बिहार में इतना कुछ इस समय हो रहा था कि सिविल इंजीनियर्स को बिहार की तरफ रुख करना चाहिए था। जैसा कि एक जमाने में, मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में कहा है कि जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वह सब बेंगलोर, हैदराबाद या अन्य महानगरों की तरफ रुख कर रहे थे। पुणे, मुंबई, दिल्ली, इसके अलावा अन्य भी ठिकानों पर उस तरह यहाँ होना चाहिए था। तो विकास से रोजगार नहीं बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, चाहे कितने भी आंकड़े बताए जाए, उसमें कितना भी झूठ जोड़ दिया जाए। संभावना रहते हुए, संभावना नहीं होती तो सुधा कोऑपरेटिव इतना फ्लोरिश नहीं करता, उसका सिक्का नहीं जमता। तो संभावना रहते हुए, रसवंती जैसा पुराना उद्योग रहते हुए, कुछ पेपर मिल से लेकर के अन्य मिल के होते हुए, इसके साथ साथ कारखाना के लिए कच्चा माल, खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का, और इसके तरह खेती के विकास के लिए खेती के संयंत्रों का कारखाना, और इस तरह से लोग जो बहुत मूव करने लगे, तो उनके लिए उनके मूव करने के साधन, खास तौर पर साइकिल, इन सब चीजों का कारखाना, और इस तरह से कंज्यूमर गुड्स जो बड़े पैमाने पर बिहार में, खास तौर पर पश्चिम और उत्तर से आता है, उन सब मामलों में बिहार में कारखानों का विकास तो इस दिशा में काम नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि बड़ा बेमेल विकास हुआ। इसका मतलब हुआ कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है लेकिन पूंजी गुजरात लगाई जा रही है। और ये कोई माने राजनीतिक स्टंट नहीं है, बल्कि वास्तविकता है कि पूंजी का प्रवाह पश्चिम के एक राज्य गुजरात, और सिर्फ गुजरात में हो रहा है, बिहार की तरफ पूंजी का प्रवास नहीं हो रहा है। तो जो नीतीश कुमार अंतिम यात्रा में कहते फिर रहे थे, उनके साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी घूम रहे थे कि बिहार में विकास हुआ, अब समृद्धि लाएंगे। तो समृद्धि में 14 करोड़ तक की आबादी को कैसे समाहित करेंगे? समृद्धि में 1 करोड़ माइग्रेंट लोग, ये जो न्यूनतम नंबर है, निश्चित लोगों को वापस कैसे बुलाएंगे? तो ये सब क्षेत्र में बहुत ही फेलियर का नक्शा है। एक और क्षेत्र है शिक्षा। शिक्षा में बहालियां हुई, शिक्षा में बिल्डिंग्स बने, शिक्षा में मेडिकल कॉलेज खुलने लगे, शिक्षा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दावे किए जाने लगे, शिक्षा के हब को बनाने की बात हुई, लेकिन शिक्षा का सर्वनाश हुआ। बावजूद इसके कि इंटर परीक्षा में 7 लाख लोग पास करते हैं, पढ़ाई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन बिहार में मैट्रिक पास करके ज्यादातर लोग निरक्षर रूप में निकल रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का यह संतरास है और शिक्षा का सर्वीकरण बहुत जरूरी है।
लेकिन सर्वीकरण विनाशीकरण का भी रूप होता है। अगर सर्वीकरण करने वाले हैंड्स जो है उसके अनुरूप नहीं हो सके तो निश्चित तौर पर एक बात और है कि नीतीश कुमार अब तक रेवड़ियां नहीं बांट रहे थे, वो काम कर रहे थे। उनके सामने लगता था कि मिशन था, ठीक है, सड़कें बनाना, पुल पुलिया बनाना, इसी तरह से कृषि रोड मैप जो कि बहुत एलिटिस्ट किस्म का है और उसमें कृषि मित्रों को पैसा बांटना उसका बहुत बड़ा मकसद है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना उतना बड़ा मकसद नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नीतीश कुमार ने अंत में रेवड़ियां बांटना शुरू किया। एक तो फ्री बिजली किया लोगों को, और वो दावा करते हैं कि हर एक व्यक्ति को बिजली दे रहे हैं, हर घर बिजली पहुंचा रहे हैं और मुफ्त बिजली पहुंचा रहे हैं। अभी पता चलेगा कि बिजली बिल मुफ्त है और लोग अपना अपना मीटर लगाना चाहते हैं, और मीटर लगाने की फाइल लंबित है। और इसके लिए अभी की सरकार ने समय सीमा तय की है कि इतने दिन तक अगर आवेदन पर काम नहीं हुआ तो प्रतिदिन 1000 रुपए के दर से उस उपभोक्ता के साथ जो इरेगुलरिटी हुई तो 1000 रुपए प्रतिदिन की दर से उस अफसर के पॉकेट से, वेतन से कट जाया करेगा। तो बिजली लगाने के क्षेत्र में कितना भ्रष्टाचार है। तो ये जो डेवलपमेंट है उससे ज्यादा तेजी से भ्रष्टाचार बना है। तो नीतीश कुमार का भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम भी डिपार्टमेंट्स को एक्टिव देखेंगे। हर एक या दूसरे दिन बड़े रेड द्वारा बड़ा पैसा पकड़ा जाएगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन अल्टीमेटली भ्रष्टाचार के क्षेत्र में नीतीश के शासन का पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि लाठी भी चमकती रहे और सांप भी जिंदा रहे, भ्रष्ट तंत्र चलता रहे और वो भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं ये दिखता रहे। तो ये सब एक बहुत ही संतरासपूर्ण बात है। बिहार में महिलाओं को स्कूलिंग में, परीक्षा परिणामों में, नौकरियों में स्थान मिला है और बिहार में महिलाओं के मूव करने के बाधाएं, क्राइम, रेप अगेंस्ट वुमेन इंटीग्रिटी, ये उनके खिलाफ रेप, उनकी इंटीग्रिटी पर हमला, उनके खिलाफ हिंसा, ये सब घटनाएं जो हैं चैलेंजिंग स्तर पर बढ़ी हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक खास समय पर हम पहुंच गए हैं। हम कंक्लूड करते हुए कहें, मैंने लंबा आज का वीडियो बनाया और हम एक खास जगह पर आकर के कहें कि नीतीश के रिजीम के बाद समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, लेकिन नीतीश के रिजीम के बाद यह भी तय हो गया है कि जो लोग बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों को यहाँ पर इस तरह से काम करना है कि वे डेवलपमेंट के साथ कदम ताल करते हुए, क्रांतिकारी आंदोलनों में एक बहुत अंधेरे और अंधेर गर्दी को एक रूप में पसंद किया जाता है कि इससे क्रांति का वातावरण बनेगा। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां बिहार की जनता को अंधी औरत का पर्यायवाची नहीं बनाएंगे। एक फिल्म है वेट अंटिल डार्क, अंधी औरत को अपने घर में घुस आए स्मगलर से मुक्त होने के लिए रात का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद उसने अपने पास के केरोसिन के एक डब्बे के आधार पर उन लोगों से निजात पाई। तो बिहार में जो लोग बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं, जो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके सामने एक चैलेंजिंग दौर है कि हर फील्ड में कुछ हो रहा है और हर होने में कुछ बुरा हो रहा है। तो जो हो रहा है उसके साथ कदम ताल करना और जो बुरा हो रहा है उसके बारे में बहुत सारी तैयारी करना। यह कह करके हम कह रहे हैं कि चैलेंजिंग दौर है और नीतीश कुमार ने जो कुछ किया है उससे केवल उनकी सराहना नहीं की होगी, उनकी ही नादानी से बहुत ही चैलेंजिंग दौर में बिहार का गवर्नेंस, बिहार की जनता, बिहार के डेवलपमेंट की आकांक्षा, बिहार के लड़के लड़कियों के पढ़ने की आकांक्षा चैलेंज होती है। धन्यवाद, फिर बात करेंगे। नमस्कार।